नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी को समझेंगे। दोस्तों, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, ज्योग्राफी वाली बुक होती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक से हमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स मिलते हैं। जो फैक्ट्स हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, या फिर सीटेट दे रहे हो, यूटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, किसी भी स्टेट का आप टेट एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान लगातार चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपने चंद्रमा को देखा होगा, कभी उसका आकार बिल्कुल बड़ा हो जाता है और कभी चंद्रमा का आकार बहुत छोटा हो जाता है और कभी चंद्रमा बिल्कुल दिखता भी नहीं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। कहने का मतलब है कि आसमान में जो चंद्रमा होता है वो एक दिन बिल्कुल बहुत चमकदार, बिल्कुल सफ़ेद पूर्ण आकार में दिखाई देता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन उसके 15 दिन बाद अगर हम उसी चंद्रमा को देखें तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आसमान में सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, चाहे दिन में हो या फिर रात को, वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो तारा क्या होता है? ये गैसों से बने हुए पिंड होते हैं, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनके अंदर अपनी ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, और जो ये ऊष्मा और प्रकाश है उसे ये उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य भी क्या है? सूर्य एक तारा है। जिस प्रकार रात को हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी एक तारा है। लेकिन सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होते हैं, अगर हम इन्हें सामने से देखें तो हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये आसमान में उड़ रहे होते हैं तो यही हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर हमें कितने छोटे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम किसी वस्तु को दूर से देखेंगे तो हमें छोटी दिखाई देती है, जैसे कि तारे। ठीक है, लेकिन तारे इतने छोटे होते ही नहीं, ये पृथ्वी की तुलना में 100 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, उनसे भी 100,000 गुना बड़े ये तारे होते हैं, लेकिन दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर
या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल क्या है? जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और वो तारे हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं, अगर हम उन तारों को आपस में मिलाएं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए मिलाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ आकृति बन रही है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है अर्सा मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। पेपर में आता है कि बिग बियर क्या है, तो नक्षत्र मंडल है, तारा है, या कोई ग्रह है, तो इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये किस प्रकार दिखाई देता है। देखिए ये है नक्षत्र मंडल। जैसे मैंने कहा ना कि तारों को अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए आपस में मिलाएं उन तारों को, तो कोई ना कोई आकृति बनेगी। जैसे एक आकृति ये बन रही है, एक आकृति ये बन रही है, ऐसे ही मैंने कहा अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर आप देख रहे हैं, तो अर्सा मेजर की आकृति ये है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है अर्सा मेजर। एक ऐसे ही अर्सा माइनर भी है, इसके नीचे आप देखिए ये है अर्सा माइनर। तो ऐसे ही विभिन्न तारों के समूह द्वारा आपस में बनाई गई आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अलग अलग नक्षत्र मंडल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब नक्षत्र मंडल हैं। आगे चलते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। देखिए जो सप्त ऋषि हैं, इन्हें 7 ऋषि संत माने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर सप्तऋषि नाम पड़ा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप खुले आसमान के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके अगर खड़े हों और अपने सामने अगर देख रहे हो, लगभग अगर आसमान साफ है तो रात के 8 से 9 बजे भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सप्तऋषि मंडल बहुत साफ दिखाई देगा। तो ये है सप्तऋषि मंडल, ठीक है। इसमें ये 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और सप्तऋषि मंडल को ही जैसे हम आगे की ओर चलेंगे, तो अगर इन 2 तारों के सीधे आगे देखेंगे हम, तो एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा आपको हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखेगा। तो पहले के लोग ध्रुव तारे को देखकर दिशा का ज्ञान लगा देते थे कि हम उत्तर दिशा को जा रहे हैं या फिर हम पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो वो दिशाओं का ज्ञान ध्रुव तारे को देखते हुए लगाते थे, ठीक है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आगे लिखा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। देखिए आगे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में, खगोलीय पिंड मतलब जो भी आसमान में जितने भी पिंड पाए जाते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा पाई जाती है उसे हम तारा कहते हैं, और जिनमें अगर अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप प्लैनेट बोलते हैं। आगे लिखा है कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले पूछा गया है क्वेश्चन। तो ग्रीक भाषा में प्लेनेट को क्या कहा जाता है? प्लेनेटाई कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? परिभ्रमक होता है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है। और पृथ्वी इसी तारे से, मतलब कि इसी सूर्य से अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा के समान चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए इसका मतलब है, अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, सफ़ेद बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो हमें पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, ठीक है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए कई लोग समझते हैं
कि जो छल्ले पाए जाते हैं उससे बृहस्पति के चारों ओर पाए जाते हैं, जुपिटर के चारों ओर पाए जाते हैं, क्योंकि जुपिटर में से हम चित्र मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बृहस्पति के साथ शनि में भी और यूरेनस मतलब अरुण में भी ये छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले क्या होते हैं? जैसे ये कोई ग्रह है और ग्रह के चारों ओर इस प्रकार से कुछ घूमते हुए आपको छल्ले दिखाई देंगे, बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे करके गोल 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 करके वो घूमते रहते हैं, तो इन्हें हम छल्ले कहते हैं। जैसे बृहस्पति में पाए जाते हैं, इसी प्रकार शनि में भी पाए जाते हैं और इस प्रकार यूरेनस में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर कई बच्चे इस पेज को छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर है मंगल, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? पत्थरों के छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। इनकी पूरी एक पट्टी बनी हुई है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या है? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। पेपर में पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या अंतर होता है? देखिए आंतरिक ग्रह मतलब होता है जो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। किससे बने होते हैं? चट्टानों से। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रहों के अंदर, मतलब क्षुद्र ग्रहों से पहले जो भी ग्रह पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये 4 ग्रह क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूरी के अनुसार पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे जो नज़दीक का ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, ठीक है, पहले नंबर में। शुक्र के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर में मंगल ग्रह और तीसरे नंबर में है बुध ग्रह, ठीक है। इनका क्रम याद रखना। सबसे पहले है वीनस, शुक्र ग्रह, फिर है मंगल, ठीक है, मार्स, और थर्ड नंबर में है मरकरी, ठीक है। इसे आप याद रखना, मतलब कि बुध। ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद आंतरिक ग्रह के बाद आता है बाह्य ग्रह, किसे कहते हैं? देखिए बाह्य ग्रह क्या होते हैं? ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं, ठीक है। तो बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये गैस से बने होते हैं और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी की बाहर साइड को जो भी ग्रह पाए जाते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को आप याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। टोटल जो ये 8 ग्रह हैं, ये सब सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, ठीक है। जैसे पृथ्वी के पास है, ऐसे मंगल के पास अपने चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब उनके अपने उपग्रह, ठीक है। अब आते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल का मतलब है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या फिर हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीचों बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब इसकी खींचने की शक्ति इतनी है कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह या फिर जो उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह हैं, सूर्य इनको अपने से बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रह। ग्रह क्या होते हैं?
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको हम अरुण बोलते हैं हिंदी में, और फिर लास्ट है नेपच्यून जिससे हम वरुण बोलते हैं। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अभी दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए। एक होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जैसे समझ लीजिए बीच में है सूर्य, और वृत्ताकार का मतलब है बिल्कुल सूर्य के चारों तरफ गोल आकृति में चक्कर लगाना, यह है वृत्ताकार। ठीक है। लेकिन जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार आकृति में चक्कर नहीं लगाते, ये लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार आकार में। दीर्घ वृत्ताकार किसे कहते हैं, इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाने से क्या होता है, कभी ग्रह सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं और कभी बिल्कुल ये ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है। और इन स्थिति को उपसौर और अपसौर कहते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ये जो ग्रह हैं ये जिस रास्ते पर चलते हैं ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। एक बार पेपर में पूछा था कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन क्यों कहते हैं। उसमें एक ऑप्शन था क्योंकि इसका रंग नीला है, और साथ में ये ऑप्शन भी थे आकार और आकृति। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार और आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आकार और आकृति बिल्कुल सेम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313, इसे याद रखना नाम, और सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इनमें, इन्हें कहते हैं हम बौने ग्रह। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इस प्रकार पृथ्वी के बारे में लिखना है, पृथ्वी के बारे में विवरण देने को हम ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो एक तरफ है जियो और प्लस लॉजी अगर हम लगाते हैं इसमें जियो के सामने तो ये पृथ्वी का अध्ययन कहला देता है। इसके बाद जियो के साथ अगर हम मैट्री लगा देंगे तो जियोमेट्री बन जाएगा जिसे हम पृथ्वी का मापन कहते हैं। ठीक है। और इसी जियो के साथ अगर हम ऑइड लगा दें तो जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है। इन्हें भी आप याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। देखिए लास्ट बॉक्स से पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है। जो खगोल पिंडों के संबंध में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। ठीक है। पेपर में पूछा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। देखिए ध्रुवों के पास चपटी कहने का मतलब है पृथ्वी इस प्रकार पूरी गोल नहीं है। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी है इस टाइप से। ठीक है। आप देख रहे हैं पृथ्वी ध्रुवों में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर चपटी हुई है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप देखिए थोड़ा प्लेन टाइप की ना चपटी हुई है, इसी कारण से हम जियोइड कहते हैं। ठीक है। वो आप हिंदी में वो आप कहते हैं, इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। जैसे संतरा होता है ना, संतरा ऊपर से और नीचे से थोड़ा चपटा होता है, तो उसी प्रकार पृथ्वी का भी आकार है। ठीक है। तो कभी पेपर में आ जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार है जियोइड। ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो भूआब। आगे लिखा है
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, आगे लिखा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे यहाँ एक बॉक्स बना, इसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल देता है। ठीक है, इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सोचिए, अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है तो 8 मिनट में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास करने का मतलब ये पूरा चंद्रमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। देखिए 1/4 कहने का मतलब है जैसे हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो जो ये एक भाग है ना, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का आकार सिर्फ इतना है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में इस पूरे को पृथ्वी मानिए और इतने छोटे को आप चंद्रमा मानिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं 1/4। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर, याद रखना इसको। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य का आकार भी हमें चंद्रमा के समान ही दिखाई देता है। लेकिन अब सोचिए, जब चंद्रमा इतना नज़दीक होने के बाद इतना बड़ा दिखाई देता है और उसी के समान उतने ही आकार का हमें सूर्य भी दिखाई देता है, तो सोचिए सूर्य उतनी दूर है, उतनी दूर के बावजूद भी अगर वो इतना बड़ा दिखाई देता है तो उसका एक्चुअल में सूर्य का आकार कितना बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चंद्रमा गए हैं या नहीं गए हैं, इसमें भी डिस्कशन होता रहता है। क्योंकि सोचिए, आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधा होने के बावजूद भी आज मनुष्य चंद्रमा में नहीं जा पा रहा है। आपने चंद्रयान को देखा होगा, वैज्ञानिकों ने कितनी मशक्कत करी तब जाके हमारा एक यान चंद्रमा की सतह तक पहुंच पाया है। और आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका चंद्रमा में जाकर वापस आ गया था, मानव को लेकर वो भी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात उससे भी ज़्यादा ये है कि इसके बाद कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं गया। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में तब गई जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो कई लोग बोलते हैं ये अमेरिका द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, उन्होंने अपने वहाँ की हॉलीवुड की स्टूडियो में ये सब घटनाक्रम कर दिया था। अब इसके पीछे क्या कारण है बाकी वो लोग जाने। ठीक है, देखिए अब अगला बॉक्स दिया हुआ है। अगले बॉक्स में उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्का लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर इस प्रकार से। और इस प्रकार एक उपग्रह है जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है, मतलब जैसे हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, अब सोचिए जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो चंद्रमा भी साथ साथ घूम रहा है, तो चंद्रमा भी तो सूर्य का चक्कर लगाएगा ही ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उपग्रह क्या होते हैं, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और एक उपग्रह तो बिल्कुल नेचुरल जो भगवान ने बनाए हैं, लेकिन दूसरे हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट आदि स्थित हैं। ठीक है, देखिए आगे दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है,
लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर देता है। मतलब कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लेता है, और 27 दिन में जो चंद्रमा है अपने भी अक्ष में ही घूम जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो काले धब्बे दिखते हैं ना, तो वो काले धब्बे क्यों हैं? पर्वत, मैदान, गड्ढों के कारण। आगे है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अंतरिक्ष में असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत समय पहले, बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पत्थर के टुकड़े होते हैं। आगे है उल्कापिंड। उल्कापिंड भी पत्थर के टुकड़े होते हैं। इनमें क्या लिखा है देखो, आगे पढ़ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो क्या होते हैं? उल्कापिंड होते हैं। आगे है आकाशगंगा के बारे में। चलिए इसे पढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? कभी रात में आप जब बादल वगैरह ना हो आसमान में, तो आप आसमान को देखिएगा, आपको इस प्रकार से सफ़ेद एक पट्टी में कुछ तारों का समूह दिखाई देगा। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। तो सोचिए, एक आकाशगंगा के अंदर करोड़ों तारे हैं। उन करोड़ों तारों के अंदर कई सारे ग्रह स्थित होंगे, जैसे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। तो सोचिए, ग्रहों से मिलकर एक सौरमंडल बना, और सौरमंडल से आकाशगंगा बनी, और आकाशगंगा, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये हैं आप, और आप पृथ्वी में निवास करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। तो सोचिए हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ठीक है, ब्रह्मांड के सामने हम बिल्कुल चींटी बराबर भी नहीं कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौरमंडल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स भी बना लेना, ताकि बार बार आपको चैप्टर ना पढ़ना पड़े, और बस नोट्स से ही रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ क्लास 6 NCERT की हिस्ट्री और सिविक्स की भी क्लास लगातार आ रही है, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।